हेलो फ्रेंड्स, देखिए जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जो मैथमेटिकल मॉडलिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसमें आगे के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं और एक आध न्यूमेरिकल और चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। तो आज हमने प्रॉब्लम जो लिया है वो मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम से लिए हैं। अभी तक दो प्रॉब्लम हम लोग देखे हैं ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में। सेम प्रोसेस, जो प्रोसेस आपने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में किया वही प्रोसेस यहाँ रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में भी करना है। तो एक प्रॉब्लम है, कहता है कि फाइंड द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम शोन इन फिगर। ये फिगर में दिखाया गया है इस मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम का, और पता कैसे चलेगा कि कौन सा रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम है या ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम है। तो उसके लिए पैरामीटर को आपको देखना है जो दिया रहेगा इनर्शिया कांस्टेंट। अगर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि आपको रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में है। यदि मास एलिमेंट दिया हुआ है तो आपको समझना है कि ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में है। तो ये पैरामीटर से, अब थीटा भी वहाँ एक्स होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जबकि यहाँ जो दिया हुआ है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया हुआ है। ये सिस्टम है जिसमें एक इनर्शिया एलिमेंट J1 लगा हुआ है, J2 लगा हुआ है, इधर का एंड फिक्स्ड है, और इससे एक यहाँ पे डैम्पर एलिमेंट लगा हुआ है और एक स्प्रिंग एलिमेंट से दोनों इनर्शिया एलिमेंट कनेक्टेड हैं। इसमें टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क जो है टी के फंक्शन वो टाउ अप्लाई किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ मास एलिमेंट J1 इनर्शिया एलिमेंट J1 पर θ1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ J2 पर डिस्प्लेसमेंट θ2 हो रहा है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा प्रत्येक इनर्शिया एलिमेंट का, इच इनर्शिया एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो हमने सॉल्यूशन किया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इनर्शिया एलिमेंट J1। तो पहला इनर्शिया एलिमेंट पर जितने सारे फोर्स लग रहे हैं, टॉर्क लग रहे हैं, उसको दिखाना है। तो J1 एलिमेंट पर एक एक्सटर्नल टॉर्क टाउ लगाया जा रहा है और इसको मोशन को रेसिस्ट करने वाले क्या हैं, एक तो इसका इनर्शिया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण टॉर्क जो कि मोशन के जस्ट अपोजिट है। अगर जो ये क्लॉकवाइज में टॉर्क लगा करके घुमाना चाहेगा तो इनर्शिया जो रहेगा इसका चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज में मोशन को रेसिस्ट करने के लिए वो अपना टॉर्क लगाएगा, और टॉर्क ड्यू टू फिन यहाँ स्प्रिंग एलिमेंट के कारण है, तो ये भी मोशन को जस्ट अपोज करेगा, इसलिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिखाए हैं। अब हमने पहले से पढ़ रखा है कि टॉर्क ड्यू टू इनर्शिया एलिमेंट के कारण क्या होता है, तो J_d² θ1/dt² होता है। तो J1 के कारण हम लिखा मैथमेटिकल इक्वेशन J1 × d² θ1 इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो θ1 × dt²। फिर स्प्रिंग वाला एक लगा हुआ है, तो स्प्रिंग के कारण क्या होगा, K और थीटा होता है, K थीटा। अब यदि स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड हो तो सिर्फ एक थीटा लिखते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर जो स्प्रिंग का दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों एंड साइड में, दोनों एंड फ्री हो मूव के लिए, तो हम लोग रिजल्टेंट लेते हैं। तो रिजल्टेंट लेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट θ1 और इसका डिस्प्लेसमेंट θ2 है, तो θ1 - θ2। यदि इसका डिस्प्लेसमेंट θ2 रहता तो जिस इनर्शिया एलिमेंट का कैलकुलेट कर रहे हैं उसका बड़ा मानना है। जैसे करंट वाला में आप लोग जिस मेश का, जिस लूप का आप लेते हैं करंट, उसको बड़ा मानते हैं, उसी तरह से θ1 - θ2। अब इसके बाद हमको डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाना है। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बताता है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल बताता है कि कोई भी जो इनर्शिया एलिमेंट है या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर लगाया गया हो, तो वो फोर्स रेसिस्टिंग टू द मोशन ऑफ द बॉडी के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, या अलजेब्रिक सम सभी का 0 होता है। तो यहाँ पे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल हम लगाएंगे। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाने से क्या होगा, जो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाने से टाउ जो है, यानी एक्सटर्नल फोर्स टाउ लग रहा है, तो टाउ टी हम लिख रहे हैं, टाइम का फंक्शन। तो टाउ टी बराबर कितना हो जाएगा, ये जुटेगा, यानी J1 d2 θ1/dt²। ये θ1 भी टाइम का फंक्शन है, इसको भी आप लिख सकते हैं θ1 × t, लेकिन उतना प्रोसेस क्या करना है, आप जब समझ ही रहे हैं कि टाइम का फंक्शन है तो θ1 सिर्फ लिखिए और प्लस यहाँ पे K × θ1 - θ2।
ये हमारा हो गया डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल के थ्रू दोनों को बराबर कर दिए कि एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क जो लग रहा है वो कितना होगा। तो जो फोर्स रेसिस्टिंग, जो भी फोर्स या टॉर्क को रेसिस्ट करने वाले एलिमेंट हैं उसके द्वारा जो फोर्स लगाएगा उसके समेशन के बराबर हो जाएगा। अब इसको फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन जानते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन आउटपुट बाय इनपुट का होता है इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म में। तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो टेकिंग लाप्लास जब करेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया जाएगा तो टाउ टी का क्या हो जाएगा, टाउ एस, जैसे एफ टी का एफ एस होता है उसी तरह से टाउ एस, और इसका J1 का J1, और डी स्क्वायर थीटा 1 अपॉन डी टी स्क्वायर का क्या होगा, डी एफ टी अपॉन डी स्क्वायर एफ टी अपॉन डी टी का क्या होता है, तो एस स्क्वायर एफ एस, तो एस स्क्वायर और एफ एस को लिखेंगे थीटा 1 एस, और बाकी एफ जीरो प्लस या एफ डैश जीरो प्लस जो भी इनिशियल कंडीशन वाला सारा हमेशा जीरो होता है प्लस, क्योंकि ट्रांसफ़र फंक्शन का डिफिनेशन ही है कि ट्रांसफ़र फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विथ ऑल इनिशियल कंडीशन सेट टू बी जीरो। तो सारे इनिशियल कंडीशन को जीरो सेट कर दिए हैं, प्लस के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म थीटा 1 एस, टी इसमें है, और माइनस थीटा 2 एस, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दिए। अब इसमें से थीटा 1 एस अब कॉमन ले सकते हैं, तो थीटा 1 एस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, इस इक्वेशन में से थीटा टाउ एस इक्वल टू थीटा 1 एस कॉमन ले लें, तो थीटा 1 एस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ J1 एस स्क्वायर, और इसमें गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा K इंटू के, से थीटा 1 एस कॉमन हो गया तो K बचेगा, और इसमें माइनस में हो जाएगा K इंटू थीटा 2 एस, K इंटू थीटा 2 एस, इतना रह गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया। अब फिर से देखिए, हमको इनपुट है टाउ एस, आउटपुट मिल रहा है हमको थीटा 2 एस, थीटा 2 मिल रहा है, तो हमको आउटपुट बाय इनपुट का वैल्यू निकालना है, यानी थीटा 2 एस अपॉन टाउ एस। तो थीटा 1 एस को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना है, तो थीटा 1 एस का वैल्यू इस फिर दूसरे इक्वेशन से, यानी दूसरे इनर्शिया एलिमेंट में हम लगाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना करके उसका इक्वेशन निकालेंगे, और उससे थीटा 1 एस का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना है, और पुट करने के बाद आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो निकालना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इनर्शिया एलिमेंट J2, दूसरा इनर्शिया एलिमेंट है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इनर्शिया एलिमेंट J2। अब इस पर जितने सारे टॉर्क लग रहे हैं उसको दिखाना है, तो J2 बना देते हैं इनर्शिया एलिमेंट, एक्सटर्नल टॉर्क तो इस पर लग नहीं रहा है, तो इस पर टॉर्क क्या लग रहा है, मोशन के जस्ट अपोजिट में एक लग रहा है टॉर्क ड्यू टू डैम्पर एलिमेंट, यानी टॉर्क ड्यू टू बी, और फिर इसके मोशन के जस्ट अपोजिट में ही एक लगेगा टॉर्क ड्यू टू J2 अपने इनर्शिया के कारण, और एक और लग रहा है टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग, तो ये भी मोशन के जस्ट अपोजिट हो जाएगा टॉर्क ड्यू टू K, यानी 3 टॉर्क इस पर लग रहा है। तो टॉर्क ड्यू टू J2, टॉर्क ड्यू टू डैम्पर एलिमेंट और टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग एलिमेंट, ये तीनों के कारण लगा। एक्सटर्नल कोई टॉर्क इस पर नहीं काम कर रहा है, इसलिए कुछ नहीं दिखाया गया है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। अब सबका इक्वेशन जो होता है वो इक्वेशन लिखेंगे।
अब ये फिगर को हम यानी फिगर को भी रहने देते हैं, फिगर को इरेज करते हैं थोड़ा देर में। तो सभी का इक्वेशन जो होता है मैथमेटिकल इक्वेशन, उसके मैथमेटिकल इक्वेशन को लिखेंगे। तो टॉर्क ड्यू टू J2, टॉर्क ड्यू टू इनर्शियल एलिमेंट J2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, J2 इंटू d2 थीटा 2 अपॉन dt स्क्वायर। फिर इस बी डैम्पर एलिमेंट के कारण कितना होगा, तो डैम्पर एलिमेंट या फिर स्प्रिंग एलिमेंट के कारण टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग के, तो स्प्रिंग के का फिर यहाँ दोनों एंड फिक्स नहीं है, तो इस बार ले रहे हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसका डिस्प्लेसमेंट θ2 है, यहाँ पे θ2 है जो इरेज हो गया, θ2 माइनस θ1s होगा। तो टॉर्क के इक्वल टू हो जाएगा के इंटू θ2 माइनस θ1, जिसका लेंगे उसका बड़ा को मानना है। और फिर एक रह जाएगा टॉर्क ड्यू टू डैम्पर एलिमेंट बी, तो ये होता है बी और डी थीटा, तो थीटा कौन हो रहा है इसमें, डी θ2। यहाँ पर एक एंड फिक्स्ड है डैम्पर एलिमेंट का, इसलिए इधर कोई नहीं मूवमेंट होगा, इसलिए हम एक ही लेंगे। और नहीं तो अगर जो ये भी एलिमेंट इधर भी मूव करने के लिए फ्री रहता तो θ2 माइनस और θ3 या कुछ भी लेते, लेकिन एक ही है, तो θ2 अपॉन dt। ये तीनों का मैथ इक्वेशन लिख दिए। अब फिर से लगाइए इसमें डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, सारा का समेसन एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क तो इसमें कुछ लग नहीं रहा है, तो एक्सटर्नल टॉर्क 0 बराबर ये क्या हो जाएगा, J2 इंटू डी स्क्वायर θ2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस फिर यहाँ k इंटू θ2 माइनस θ1 और एक ये प्लस b डी θ2 अपॉन dt। ये डैम्पर सबका जोड़ दिए तीनों का और सबका समेसन हो गया 0। अब फिर से हमको क्या करना है, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब फिगर को हम मिटा देते हैं, फिगर का कोई काम रहा नहीं। अब हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका, इस इक्वेशन का। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल करके पहले वाला इक्वेशन में जो वेरिएबल θ1 था, तो यहाँ से θ1 का वैल्यू निकाल करके और पुट कर देंगे उस इक्वेशन में, बस आंसर आ जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं पूरे क्वेश्चन को, और देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब लेंगे तो इधर लेफ्ट साइड में 0 बराबर ये J2 का J2 रहेगा और डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर एफ एस यानी θ2s, इनिशियल कंडीशन 0 प्लस के इंटू इसका अगर जो करेंगे तो हो जाएगा θ2s माइनस θ1s। ये सब चीज़ आप पढ़े हैं कि किस तरह से हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। F1 और F1t और F2 रहेगा तो F1s F2s कर देंगे, उसी तरह से θ2s θ1s कर दिए, प्लस b dft बाई dt होता है SFS माइनस F0 प्लस, तो s और Fs के जगह पर क्या लिखेंगे, θ2s माइनस F0 प्लस नहीं लिखना है क्योंकि इनिशियल कंडीशन 0 होगा। अब इसमें से हम वैल्यू निकालते हैं θ1s का, तो k इंटू θ1s को इधर लाएं, तो k इंटू θ1s बराबर क्या बचेगा, इधर J2 इंटू एस स्क्वायर, और θ2 क्या करें कॉमन ले लें, अभी रहने देते हैं, θ2s प्लस यहाँ पे हो जाएगा k इंटू θ2s, ये k इंटू θ1s गुना करके इधर ला दिए हैं, प्लस bs इंटू θ2s। अब इधर से हम θ1s का वैल्यू निकालेंगे तो k इधर डिवाइड में जाएगा, इधर से भी θ2s कॉमन ले सकते हैं,
ऊपर से, तो थीटा 2s कॉमन ले लिए तो बचेगा j2s² प्लस k और प्लस यहाँ बचेगा bs और पूरा में अपॉन हो जाएगा k से भागा दिया जाएगा। ये आया इक्वेशन 2। इसको माने ये थीटा 1s का वैल्यू निकाले हैं इक्वेशन 2। अब इसका वैल्यू थीटा 1s का वैल्यू पुट कर देंगे हम नेक्स्ट फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ वहाँ फर्स्ट इक्वेशन से थीटा 1s हट जाएगा और सिर्फ रहेगा थीटा 2 और टॉर्क रहेगा। तो उसी का रेशियो हमको निकालना है, आउटपुट बाय इनपुट ट्रांसफर फंक्शन। तो अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 1s इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 1s इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट जो था उसके आधार पर टाउ एस, तो टाउ एस इक्वल टू था वहाँ थीटा 1s, तो थीटा 1s के जगह पर जो वैल्यू आया है वो पूरा पुट कर देंगे। तो थीटा 1s का वैल्यू जो है उसको पुट कीजिए तो आएगा थीटा 2s इंटू j2s² प्लस k प्लस bs अपॉन k। ये पूरा वैल्यू हम रख दिए थीटा 1s का, और उसमें मल्टीप्लाई में क्या था, तो मल्टीप्लाई में था j1s² k, इसके मल्टीप्लाई में था j1s² प्लस k प्लस यहाँ रहेगा प्लस k, और माइनस में क्या था, माइनस k इंटू थीटा 2s, k इंटू थीटा 2s। इतना था इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक थीटा 1s था, जिसके जगह पर थीटा 1s के जगह पर रख दिए ये वैल्यू, और ये वैल्यू इंटू में मल्टीप्लाई में था उसके, और माइनस में k इंटू थीटा 2s था जो रखे। अब ये सारे से ये टोटल से हम थीटा 2s कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी थीटा 2s है, इसमें भी थीटा 2s है। तो टाउ s इक्वल टू बचेगा, टाउ s इक्वल टू थीटा 2s कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा j2s² प्लस k प्लस bs इंटू में रहेगा j1s² प्लस k, और इसमें से भी कॉमन लिए हैं थीटा 2s, तो माइनस k सिर्फ बचेगा, और बटा में k है इतने के साथ, तो सिर्फ बटा में k इसी के साथ रहेगा, इसके साथ k। अब इसको एलसीएम लेकर के भिन्न का घटाव कीजिएगा तो k से k मल्टीप्लाई होगा, यहाँ k² हो जाएगा। और अब वैल्यू हमको निकालना है आउटपुट बाय इनपुट, तो थीटा 2s अपॉन थीटा 1 सॉरी टाउ s निकालना है। ये मिटाते हैं, आउटपुट बाय इनपुट का हमको रेशियो निकालना है। तो आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ इतना बटा इतना लाना है, तो ये थीटा टाउ s को इधर ला देते हैं, और ये जितना सारा मल्टीप्लाई में है इसको उधर कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखिए कि यदि हम ये एलसीएम वाला टर्म पूरा के साथ लगा दें, तो ये पूरा जब एलसीएम होगा तो यहाँ पे k से मल्टीप्लाई वाला हो जाएगा, k² हो जाएगा। अब पूरा के साथ एलसीएम में कर दिए, जबकि पहले से पूरा के साथ नहीं था, तो एक टर्म रिड्यूस हुआ यहाँ के एलसीएम ले करके भिन्न का घटाव कर दिए, ये वाला टर्म पूरा वही रह जाएगा, ये रहेगा। अब इसको जब हम थीटा 2/ks करेंगे, अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं थीटा 2s अपॉन टाउ s, आउटपुट बाय इनपुट। तो ये सारा टर्म जो है इधर जाएगा, तो 1/ पूरा होगा तो k तो ऊपर चला जाएगा, तो k अपॉन क्या रहेगा, पूरा टर्म जो है उसको लिखते हैं j2s² प्लस k प्लस bs, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है
G1s² प्लस के और माइनस k², ये जो आया यही आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर k/J2s² प्लस के प्लस bs J1s² प्लस के माइनस k²। यह आउटपुट बाई इनपुट का रेशियो निकल गया। तो इस तरह से आप तो कंसेप्ट आप लोग सारा समझ गए होंगे। यदि किन्हीं को और कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर या फिर किसी माध्यम से। अभी एक होमवर्क हम दे देते हैं आप लोग को, जिस होमवर्क को आपको करके रखना है। एक मैकेनिकल ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम का है, जिसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, आउटपुट बाय इनपुट निकालना है। क्वेश्चन दे देते हैं, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। यहाँ पर डैम्पर एलिमेंट लगा हुआ है। B1 = 0। B1 = 0 यानी ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से कोई आपको, और इसमें भी B2 = 0। दैट मीन्स डैम्पर कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे डैम्पर एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। B1 B2 यानी अपने मन से नहीं लेना है आपको, डायरेक्ट लिखा हुआ क्वेश्चन में कि B1 और B2 दोनों है वो 0 है। और यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है Ft। इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में x1 हो रहा है, और यहाँ से इस डायरेक्शन में x1 और x2 दोनों हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करके इसमें करना क्या है, मास एलिमेंट फर्स्ट मास एलिमेंट पर जितने फोर्स लग रहे हैं उसका इक्वेशन लिखना है, दूसरे मास एलिमेंट पर जितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उसका इक्वेशन लिखना है, और दोनों इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल करके आउटपुट बाई इनपुट का रेशियो निकालना है। तो आउटपुट हमारा x2 होगा, इनपुट Ft होगा, जैसा प्रॉब्लम आप लोग पहले भी बनाए हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, एक वीडियो और इसमें होगा, चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।